दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। दोस्तों नमस्कार। आज 25 तारीख है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक नहीं भरे हैं वो आज ही अपना डिसीजन ले लें, क्योंकि कल लास्ट डेट है। और अभी तक EPFO के सर्कुलर्स में भी हमने देख लिया है और देश के अंदर भी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि ये डेट बढ़ेगी आगे। वैसे तो अब क्योंकि काफी लोगों को परेशानी आ रही है फॉर्म भरने में अभी भी, तो दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं EPFO द्वारा कि डेट भी बढ़ा दें और जो पुरानी एप्लीकेशन आई है उनको स्क्रूटनी करना शुरू कर दें, यानी उन पे एक्शन लेना शुरू कर दें। तो ये तो भविष्य की बातें हैं, क्या होगा। लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशल इसलिए है कि कुछ डाउट्स हैं और उन डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमारे जो दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं निश्चित मानता हूं बहुत लोग स्टडी करते हैं, नॉलेजेबल हैं, तो जो लोग पॉइंट रेज करते हैं उनको एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत जल्दी और छोटी छोटी बातों को लेकर जो डाउट होता है उनको आज जो अभी चल रहा है पेंशन स्कीम में उसको क्लियर करना चाहता हूं अपनी तरफ से। यदि मैं इसको, ये हमारा एम्प्लॉय 1952 का वो एक्ट है जिसके तहत हमारी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम बनाई गई थी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम बनाने का जो प्रोविजन था वो 1952 एक्ट में ही दे दिया गया था, 1952 में, कि भविष्य में एक ऐसी स्कीम लाई जाएगी जिसको फैमिली पेंशन स्कीम कहा गया। लेकिन फैमिली पेंशन स्कीम को जब मॉडिफाई करने की बात आई तो हमारे इस एक्ट को अमेंड किया गया। तो जब ये अमेंडमेंट किया गया तो इस अमेंडमेंट के अंदर ये बहुत स्पष्ट था कि एक एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम लाई जाएगी। जब ये अमेंडमेंट किया गया, ये 1995 में अमेंडमेंट किया गया और इसमें इसकी रूपरेखा पूरी बताई गई। तो जब ये 6 अमेंडमेंट होने के बाद ही स्कीम एप्लीकेबल हुई, तभी वो एक्ट बना और तभी वो इसमें आई। तो इस एक्ट में स्पष्ट था 2A में, 6A के 2A एक्ट में, the sum such sum from the employer contribution under section 6 not exceeding 8 and 1/3% of the basic wages, dearness allowances, retaining allowances if any of the concerned employee, यानी किसी भी कीमत पर 8.33% से ज्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। ये इस एक्ट में स्पष्ट था और इसी आधार पर पहले मैं ये बताना चाहता हूं, चूंकि हम एक डाउट क्लियरिंग सेशन की बात कर रहे हैं स्पष्ट, तो इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि 1952 का जो प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस एक्ट था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिससेलेनियस एक्ट था ये, और इसमें स्पष्ट था कि 8.33% से कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन ये 1952 की जो प्रोविजंस थे इसमें स्पष्ट था कि, अब मैं इस पे आना चाहता हूं कि 1952 का जो मेन एक्ट था, जो स्कीम बनाई गई, पहले एक्ट बनता है फिर स्कीम बनती है, जो स्कीम लेके आई गई 6A, इसी का वो अमेंडमेंट बाद में लाया गया। जो 6A स्कीम थी इसमें भी ये स्पष्ट था कि यदि आप 6,500 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे फंड में तो notwithstanding anything contained in this paragraph, not below the rank of the assistant fund manager, assistant fund commissioner may, on the request in the writing of an employee of the factory or of an employee of the factory or other establishments to which the scheme applies and his employer enroll such is employee as a member or allow him to
कंट्रीब्यूट मोर देन रुपीज 15,000 रुपीज, ये बाद में 15,000 कर देगा ऑफिस पे पर मंथ, इफ ही इज ऑलरेडी ए मेंबर ऑफ द फंड एंड thereupon such employees shall be entitled to the benefits and shall be subject to the conditions of the fund provided that the employer gives an undertaking in writing that he shall pay the administrative charges payable and shall comply with all statutory provision in respect of the such employee। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो 15,000 से ऊपर के लिए ये स्पष्ट है कि इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि एम्प्लॉयर विल पे द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ना कि एम्प्लॉय विल पे द एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, इन्होंने स्पष्ट लिखा है। अब मैं इसमें भी क्लियर करना चाहूंगा कि 1.16% क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या है, ये भी बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है। बहुत लोगों ने, यदि आप हमारे कमेंट पढ़ते होंगे, लोगों के कमेंट पढ़ते होंगे, तो उसमें आता है कि ये चीजें क्या है। मैं इस पे भी आना चाहूंगा। तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है, सबसे पहले हम यहां ये चीज पढ़ सकते हैं कि देखिए इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि he shall be entitled the benefit, such benefit will be available condition provided that, यहां से स्पेशली पढ़िए, provided that the employer gives an undertaking in writing, employer gives an undertaking in writing that he shall pay the administrative charges payable and shall comply with all statutory provisions in respect of the such employee। यानी मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉयर आपका जो भी 15,000 से ऊपर होगा उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज पे करेंगे। ये इस एक्ट में 6 में था, जिसको बाद में अमेंड कर दिया गया, 6A इसमें लाया गया कि एक स्कीम बनाई जाएगी और जो स्कीम हमारी EPS कहलाएगी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 8.33% से ज्यादा नहीं होगा। इसी आधार पर मैं ये भी बताता चलूं कि इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 1.6% को टर्न डाउन कर दिया था, 1.6% को अल्ट्रा वायरस कहा था उसको बढ़ाने के लिए। तो ये जो है ये एडिशनल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इन्होंने मांगे थे और 1.16% एडिशनल चार्ज, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं है, ये भी स्पष्ट है। 1.16% जो बढ़ाया गया है या जो मांगा गया है वो 1.7 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं है। अब मैं आता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या है इसके ऊपर, तो हम देखते हैं, ये हम आ जाते हैं, ये EPFO का ही एक और सर्कुलर है जिसमें EPFO के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया कि EPFO का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें अंडर EPF जो 15,000 रुपए किया गया है, इसमें टू पे द कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस जॉइंट रिक्वेस्ट और एम्प्लॉय रिक्वायर्ड अंडर पैरा 66 जिसकी बहुत ज्यादा बात की जा रही है, ऑफ द एम्प्लॉय इन सच केस द एम्प्लॉयर हैज टू पे। देखिए फिर यहां फिर वही बात आई है, इन सच पे एम्प्लॉयर हैज टू पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑन हायर वेजेस। ये भी EPFO का सर्कुलर है कि एम्प्लॉय हायर वेजेस पे 15,000 से ज्यादा पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया 1.16% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तो बात ये होगी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या है। एक तो अंडर ADLI ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेते हैं। देखिए अंडर ADLI में एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जिसके अंदर यदि किसी हमारे एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसको 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। अब ये क्या कहते हैं कि द EDIL कंट्रीब्यूशन टू बी पेड इवन इफ द मेंबर हैज क्रॉस्ड 58 ईयर्स की एज क्रॉस करने के बाद भी EDLI जो इंस्पेक्शन चार्जेस हैं वो एम्प्लॉयर द्वारा पे करने हैं। यानी जब तक आप 60 साल तक आप मेंबर हैं तब तक पे करने हैं। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं, ये EDLI के चार्जेस हैं जो EDLI के चार्जेस पे करने हैं एम्प्लॉयर को। आते हैं हम EPF एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। देखिए यहां लिखा गया है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या है। ये भी EPFO का ही सर्कुलर है। आज
EPF administrative charges payable by the employers on unexempted establishments. अनएग्जेम्प्टेड और एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है जो हम अभी देखेंगे। ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रहे हैं। ये यदि हम अभी जो लोग सर्विस में हैं उनकी बात करें, हमारे पास जो लोग सर्विस में हैं वो लगभग 64 से हैं। देखिए 64 में जो ये चार्जेस था वो 0.37% था, उसके बाद 86 तक भी ये 0.37% था, उसके बाद इसको 0.65% कर दिया गया। 2014 तक ये 1.1% था, ये 2017 तक 0.85% था और 18 तक ये 0.65% था और इसके बाद 1/6/2018 के बाद में ये 0.5% है। आप समझ रहे होंगे कि ये चीजें अलग हैं 1.16% से, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं। ये है नॉन एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके भी लिए लगभग सेम है। जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए कम है, बल्कि ये 99 से 0.009% था और अभी 2001-98 के बाद में 0.18% है, ओनली 0.18% 1198 के बाद। तो आज की डेट में ये है इंस्पेक्शन चार्जेस। आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और इंस्पेक्शन चार्जेस दोनों अलग अलग हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हमें अलग पे करना है, जो अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पे करना है, और जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईपीएफ इंस्पेक्शन चार्जेस पेएबल बाय द एम्प्लॉयर ऑन एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट्स, यानी 0.18% है ये, ओनली ये पे करना है, प्लस 0.5% यदि हम देखें एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 0.5% पे करना है। यानी ये इंस्पेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 0.5% अनएग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस यानी पब्लिक सेक्टर्स वगैरह के लिए 0.18% है ओनली, जो कि हमारे एम्प्लॉयर पे करते हैं। और उन्होंने एम्प्लॉय पे किया है, वो एग्जैक्ट 15,000 से ऊपर की सैलरी पर इसको पे करते चले आ रहे हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं, मैं पहले कुछ हमारे दोस्तों ने यह भी डाउट किया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है पेंशनर सैलरी इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आगे भी लागू होगा। यानी हायर वेज पे अभी हमारे एक सब्सक्राइबर मिश्रा जी ने स्पेशली इस पे डाउट किया है कि आप ईपीएफओ के किस सर्कुलर के आधार पर और कैसे कह सकते हैं कि यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला प्रेजेंट में लागू है या लागू होगा। ये पुराने के लिए था। देखिए मैं आपको इस फॉर्मूले पे बात करना चाहूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट में भी आया है, और इस सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया, मैं सुप्रीम कोर्ट की जब आएगा सुप्रीम कोर्ट में बात करूंगा। देखिए मंथली पेंशन का फॉर्मूला ये है, और पेंशनल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी ये इसमें स्पष्ट बताया गया है कि वो पीस रेट बेसिस पे कैलकुलेट होगी और प्रो रेटा बेसिस पे होगी। और पेंशनेबल सर्विस कैसे कैलकुलेट की गई, ये भी जो हमारा कंट्रीब्यूटरी पीरियड है, यानी जिस डेट से लेकर जिस डेट तक आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उस डेट तक की सर्विस को लिया जाना है। कभी भी इन्होंने 95 से लेकर 2008 में अमेंडमेंट किया, 2014 में अमेंडमेंट किया, लेकिन कभी भी इस डिवाइडेड बाय 70 को नहीं टच किया किसी भी सर्कुलर में। पेंशनेबल सैलरी को प्रोरेटा बेस कर दिया गया, जो कि डे वाइज कैलकुलेट होती है। पेंशनेबल सर्विस डे वाइज कैलकुलेट होती है, और पेंशनेबल सैलरी भी प्रोरेटा बेसिस पे कैलकुलेट होती है। और यही हमने ये पूरा का पूरा इन्होंने लिखा भी है कि देखिए कभी भी इसको ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी पेंशनेबल सैलरी, ये इन्होंने स्पष्ट किया है बार बार कि पेंशनल सैलरी भी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। और यहां इसमें ही किया गया है, इसी सेक्शन में किया गया है कि पेंशनेबल सैलरी ये है, पेंशनेबल सर्विस
पेंशनेबल सर्विस शैल बी डिटरमाइंड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, यानी जिस डेट तक का कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है उस डेट से उस डेट तक की सर्विस को पेंशनेबल सर्विस माना जाएगा। और स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि यदि आपने 20 साल से ज्यादा की सर्विस कर ली है तो 2 साल का आपको वेटेज दिया जाएगा। लेकिन कभी भी आप इन्होंने सैलरी को चेंज कर दिया। जब अमेंडमेंट हुआ 2014 में तो 95 से लेकर आपको याद होगा 5,000, 6,500 और 14,000 3 बार पेंशनेबल सैलरी चेंज हो चुकी है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उसे एक्चुअल सैलरी पे कहा गया है। उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2017 में, जिसमें आरसी गुप्ता केस को अपहेल्ड किया गया था, हमारे 3 हाई कोर्ट के जो केसेस थे, केरला हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जो डिसीजंस थे उनको अपहेल्ड करते हुए, उनको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो आरसी गुप्ता केस में डिसीजन दिया था, जिस पे जब लागू हुआ तो उसमें भी इस डिवाइडेड बाय 70 को नहीं छेड़ा गया। और अभी हां, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि देखिए पेंशनेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, इसके लिए स्पेशल सर्कुलर ईपीएफओ ने निकाल दिया है, जो 1 जून का सर्कुलर है। और सर्विस का भी सर्कुलर पहले से ही है। कभी भी इस 70 को नहीं टच किया गया है। यानी जब ईपीएफओ ने, यदि ईपीएफओ को इसमें कुछ भी चेंज करना होता तो ईपीएफओ साथ में ही ये भी लेके आता कि डिवाइडेड बाय 70 नहीं रहेगा, डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। लेकिन कभी भी इसको टच नहीं किया गया। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी टच नहीं किया गया, ईपीएफओ के एडवोकेट द्वारा टच नहीं किया गया, ईपीएफओ द्वारा टच नहीं किया गया, किसी भी सर्कुलर में टच नहीं किया गया। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि 95 से जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो अमेंडमेंट पेंशनेबल सर्विस को लेके हुए हैं, पेंशनेबल सैलरी को लेके हुए हैं। कभी भी इसमें इस फॉर्मूले में डाउट नहीं किया गया। यानी फॉर्मूले में 2 चीजों पे, 3 ही चीजें हैं फॉर्मूले में, पेंशनेबल सैलरी, पेंशनेबल सर्विस और पेंशनेबल डिवाइडेड बाय 70 फैक्टर। तो इन दोनों को चेंज कर दिया गया। तीसरे फैक्टर को कभी भी पिछले 95 से लेकर आज 28 साल होने जा रहे हैं, 28 साल में टच नहीं किया गया। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 जून का जो सर्कुलर निकला है वही सर्कुलर, इसीलिए यह फॉर्मूला आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हायर पेंशन पे लागू होगा। इसलिए इस पे डाउट करने का कोई विषय नहीं है। अब जब 1 जून को सर्कुलर ईपीएफओ ने निकाल दिया है तो हमें इस पे कोई भी ये डाउट नहीं करना चाहिए कि आज की डेट में इसे कम कर दिया जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी जब ये चीजें आई हैं तब भी इसको टच नहीं किया गया है। यहां भी दोनों तरफ, पहले स्पान सुप्रीम कोर्ट के में जो देखिए बिफोर मॉडिफिकेशन और आफ्टर मॉडिफिकेशन, इसके डिसीजन 6 पे ये कहा गया है कि ये क्या था, और इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। पहले 12 महीने की सैलरी ली गई, बाद में 60 की ली गई। उसके बाद कभी भी, उसके बाद में इन्होंने बाद में जो किया, इसको इन्होंने देखिए स्पेशली मैं इसे कहना चाहता था कि इन्होंने कहा है प्रोवाइडेड दैट द अफोरसेड मेंबर्स हैव टू कंट्रीब्यूट एट द रेट ऑफ 1.16% on the salary exceeding 15,000 rupees as an additional contribution from and out of the contributions payable by the employees। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये 1.16% इन्होंने एडिशनल कंट्रीब्यूशन मांगा था। ये 2014 में अमेंडमेंट जो किया गया था, ये बहुत से यूट्यूबर, बहुत से लोग हर उसमें विशु बात करते हैं कि 1.16% हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दे रहे हैं। नहीं सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं है। ये ईपीएफओ ने हमसे एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन मांगा था कि 15 साल से यदि आपकी 15,000 से यदि आपकी सैलरी ज्यादा होगी तो आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ये इन्होंने कहा था, स्पष्ट कहा था। अब हम आगे चलते हैं इसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसको मैं पढ़ रहा हूं, और ये इस पे क्लॉज वाइज और मैंने हाईलाइट की है उन चीजों को ही बात करूंगा मैं। इन्होंने जिस 6A की हमने बात की थी 10 नंबर पे,
पॉइंट नंबर 10 पे ये भी कहा गया है कि 6 से मॉडिफाई किया गया था एंड ये जीएसआर नंबर, सर्कुलर नंबर ये है 16 नंबर 95 को लाया गया था, जिससे स्कीम हमारी बनाई गई थी, ईपीएस स्कीम। अब हम फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए फॉर्मूला भी इन्होंने जो हमारा इसी स्कीम में पॉइंट नंबर 10 पे, चूंकि पुराने केस की बात, स्कीम की बात की गई है, तो इसमें भी इन्होंने फॉर्मूला यही दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी। इसलिए ये नहीं मानने का कोई कारण नहीं है कि आज की डेट में ये फॉर्मूला लागू नहीं है। मुझे लगता है मिश्रा जी शायद मेरी बात से आप संतुष्ट होंगे। उन्होंने 2-3 बार इस चीज को उठाया है और हम जो बात करते हैं तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, क्योंकि हवा में बात करने का कोई मतलब नहीं है जब हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। तो इन्होंने जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन मांगा था, ये भी यहां भी 15 इनके क्लॉज में 15 नंबर पे एडिशनल कंट्रीब्यूशन की बात की गई है। एडिशनल कंट्रीब्यूशन पर मंथ आपको देना होगा, इस पे बात की गई थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे स्ट्रक डाउन किया है, इसको अब हम आगे चल के देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 1.16% को स्टक डाउन ऐसे किया था कि ये पॉइंट नंबर है, ये अभी केरला अभी ये हाई कोर्ट का डिसीजन है। हाई कोर्ट ने ही इसे स्टक डाउन कर दिया था कि इन्होंने स्पष्ट कहा था कि डिमांड ऑफ एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1.16% ऑफ देयर सैलरी एक्सीडिंग 15,000 इज अनसस्टेनेबल for the reason that the section 6A does not require the employees made any additional contribution to the pension fund। यानी जब आपने स्कीम को अमेंड किया था, 6A क्लॉज उसमें डाला था, तब उसमें स्पष्ट लिखा है, जैसा कि मैंने पढ़ के भी बताया, कि 8.33% से किसी भी कीमत पे आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। इसी तरह इसमें इसका पॉइंट नंबर 22 पे भी हाई कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी स्टेचुरी आधार नहीं है, 1.16 लेने का कोई भी बेसिस नहीं है एडिशनल कंट्रीब्यूशन डिमांड करने का। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में और हाई कोर्ट के डिसीजन में बार बार कहा गया है। अब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे आते हैं। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में मैंने बात की आपके फॉर्मूला की, और मैं समझता हूं कि जो मेरा लॉजिक है, जो मेरी बात है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम उसी बेस पे बात कर रहे हैं। इसलिए आप ये मानना चाहिए आपको कि आज हायर पेंशन लागू होने के बाद, ईपीएफओ का सर्कुलर 1 जून को निकलने के बाद में इसका फॉर्मूला यही रहेगा। और 1.16% जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डाउन कर दिया था। एंड क्लॉज नंबर 35 इस पे भी यही बात की गई है, लेकिन हम लास्ट वाले 44 पे चलेंगे सीधे, जिस 44 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। वो 35 पे भी डिसीजन ही है, लेकिन हम इस पे लास्ट पॉइंट पे हम सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है 44.44 और स्पेशली 7 पे आ जाइए। इसके 7 का जो क्लॉज है, ये 7 क्लॉज है। 7 के क्लॉज में हम देखेंगे इसको स्ट्रक डाउन कैसे किया था। द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर टू कंट्रीब्यूट एन 1.16% रेट ऑफ द सैलरी टू द एक्सटेंट सच सैलरी एक्सीड 15,000 पर मंथ एज एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन अंडर द अमेंडेड स्कीम is held to be ultra virus to the provisions of the 1952 एक्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं, बहुत से लोग ये सुप्रीम कोर्ट पे भी अविश्वास व्यक्त करते हैं। हमें कभी नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है जब तक, मैंने पहले भी कहा है, तब तक हमारे देश की संस्थाएं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गार्जियन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन जो है वो पार्लियामेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट नहीं है, आज की गवर्नमेंट या पुरानी गवर्नमेंट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ही जब तक सुप्रीम कोर्ट है तब तक हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें कुछ न्याय मिलते रहेंगे। तो इन्होंने 1.16% को एडिशनल कंट्रीब्यूशन मांगने को अल्ट्रा वायरस कहा था कि ये अल्ट्रा वायरस है और इसको किसी भी कीमत पर नहीं लिया जा सकता। लेकिन हुआ क्या, हमसे क्यों लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ही जब ईपीएफओ के एडवोकेट्स ने ये बात उठाई कि अभी हमारे पास में फंड नहीं है या हमारे पास फंड कम है, हमें इस पैसे की जरूरत है, हम इस पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए, और हमें गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि बट फॉर द रीजन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबव वी सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ दिस पार्ट। यानी हम अल्ट्रा वायरस कहने के जो पार्ट है, इस पार्ट को
6 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं। एंड वी डू सो इनेबल द अथॉरिटीज टू मेक एडजस्टमेंट्स इन द स्कीम सो दैट द एडिशनल कंट्रीब्यूशन कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द अदर लेजिस्लेटेड सोर्सेज विद इन द स्कोप ऑफ द एक्ट। यानी आप एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऐसा सोर्सेज ढूंढे जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से ही आपको 1.16% मिल जाए, और आप अपना जो भी लेजिटिमेट सोर्सेज है उसे ढूंढ लीजिए, आप एम्प्लॉय से नहीं ले सकते। तभी उन्होंने जो डिसीजन दिया था, अब इस डिसीजन पे भी बार बार बात आती है कि फॉर सेट पीरियड ऑफ 6 मंथ और टिल सच टाइम द अमेंडमेंट इज मेड, यानी आप स्कीम में कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं 1.16% के लिए, विच एवर इज अर्लियर। The employee's contribution shall be to be the stopgap measure and the sum adjusted on the basis of the alteration of the scheme may be made। यानी 1.16% जो हमसे आप ले रहे हैं, ये एक एडजस्टेबल अमाउंट है। आगे जब आप स्कीम में करेंगे, देखिए इन्होंने स्पष्ट लिखा है the said sum shall be adjustable। The sum shall be adjustable on the basis of the alteration of the scheme may be made। जब हमारी स्कीम में कोई भी अल्टरेशन होगा तो हमसे जो 1.16% एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, जो आज की डेट में हमारे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से लिया जा रहा है, वो उसमें आपको एडजस्टेबल होगा, और ये एक स्टॉप गैप मेजर होगा। यानी स्टॉप गैप मेजर का मतलब है कि आपके जो फंड में देने और लेने में, यानी डेबिट और क्रेडिट में जितना डिफरेंस आ रहा है, जितना गैप आ रहा है, उसको मेजर करने में, उसको एक फुलफिल करने में ये तब तक सहायक होगा। इसीलिए 1.16% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में लिया गया है। अब ये भविष्य की बातें हैं कि ये कब तक रहेगा और कब तक अमेंडमेंट होगा, और अमेंडमेंट होगा तो क्या होगा, किस तरह 1.16% लिया जाएगा। हमारा 1.6% जो हमसे लिया गया है, ये हमसे ही माना जाएगा, भले ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में आता तो हमारे खाते में ही है। तो ये एडजस्टमेंट हो पाएगा कि नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, ये अपनी आर्टिकल 142 के तहत, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ये दिया था आदेश कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो सरकार 142 के तहत सरकार से भी ऊपर होता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत कोई भी आदेश दे सकते हैं, कोई भी स्कीम बना सकते हैं, कोई भी रूल बना सकते हैं। इसीलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको इंस्पेक्शन चार्जेस पे, ईपीएफओ के चार्जेस पे, स्कीम पे, फॉर्मूला पे, पेंशनेबल सैलरी पे, पेंशनेबल सर्विस पे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और यदि आप मेरी इससे संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, यदि आप, बहुत से लोग चैनल पे ये लिखते रहते हैं कि मेरी सैलरी इतनी है, मेरी सैलरी इतनी है, मुझे पेंशन बताइए, मुझे पेंशन बताइए। देखिए, हम ऐसा नहीं बता सकते। यदि आपको एग्जैक्ट, मेरे चैनल का लोगो भी है हिसाब पाई का, यदि आपको एक एक पैसे का हिसाब करना है तो आप, मैंने इसीलिए टेलीग्राम चैनल बनाया, सुनो गवर्नमेंट टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने डाटा मुझे भेज दीजिए। जब आप अपने डाटा उसमें एक्सेल सीट में, लेकिन एक्सेल सीट में भेजेंगे तभी मैं कर पाऊंगा। यदि किसी ने मैनुअल भेजे तो मैनुअल एंट्री करना मेरे लिए 2 घंटे 4 घंटे का काम नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप एक्सेल सीट में भेजेंगे तो ही मैं कैलकुलेट करके दे पाऊंगा आपको। तो यदि आप देते हैं और उसका फिर जो आप डाटा भेजेंगे उसका एक हम वीडियो बनाएंगे जिससे दूसरे लोगों को भी फायदा मिल सके, उसमें कहीं कोई छिपाने वाली बात नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप जो डाटा भेजेंगे उससे हम एक वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के आपको उसका क्लैरिफिकेशन देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आपके जो डाउट्स थे, जो आप लिखते हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।